इस किस्म की शख्सियात को, इस किस्म के लोग को सियासत में ना ले आया जाए और हम इनका मुकाबला करेंगे इस इलेक्शन में, इस प्रोसेस में। मगर ख़ान साहब को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में और आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या पैगाम भेज रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग एक पीसफुल रेजिस्टेंस में यकीन रखते हैं, और आप उनको दहशतगर्दी के रूप में दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भी मज़ामत करते हैं। आखिरी पॉइंट कि जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ मैंने अभी वापस आके कश्मीर में ख़ुद आंखों से देखे हैं कि आम आदमी की जो नफ़रत है, नाराज़गी है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरे ख़्याल में हमारे कुछ दोस्त ये समझते नहीं हैं कि आम आदमी पहचान चुका है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी महंगाई है, तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी बेरोज़गारी है। यही वजह है कि मजबूर हो के आज़ाद कश्मीर में उनको धांधली पैसा की बुनियाद पे, तशद्दुद की बुनियाद पे अपने हुकूमत खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पूरा पाकिस्तान में आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तब्दीली सरकार को, इस सेलेक्टेड हुकूमत को, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का ज़िम्मेदार हुक्मरानों को भगाएंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम के मसाइल हल कर सके, जो आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबका के लिए, मेहनत कश मजदूर किसान के लिए एक मुआशी पॉलिसी लेकर आ सके, ना कि इमरान खान की तरह जो अमीरों के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ में रिलीफ दिलवाते हैं और आम आदमी के लिए तकलीफ़ दिलवाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आला ओहदेदार, आप मुझे बताएं ओहदा क्या है उसके पास? 20 साल से ओहदा नहीं रखा है उसने, स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, कारकुन है पीपल्स पार्टी से कारकुन है जी। अगर कारकुन है मेरा ख्याल में उसने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं की, तुम लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया है। आप तो नून लीग के ओहदेदार के स्टेटमेंट्स को इस तरीके से नहीं चलाते हो जिस तरीके से आपने मेरा कारकुन का, वो भी लियारी का कारकुन का आपने स्टेटमेंट चलाया। और लियारी का कारकुन का क्या पता आज़ाद कश्मीर के बारे में? आप लतीफ़ अकबर साहब से पूछे, आप राठौर साहब से पूछे, जिन्होंने दिन रात ना सिर्फ इस इलेक्शन में मगर 5 साल नून लीग की हुकूमत का मुकाबला किया, 3 साल इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला किया। मेरे जियालों का खून पसीना का मेहनत का नतीजा ये है कि तारीखी धांधली के बावजूद, तारीखी पैसा के बांटने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ऐसे लिए हैं कि हमने इनसे ये छीने हैं। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस अपना कारकुन को भेजा है, ये पॉइंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो चुका है, तो टॉपिक ख़त्म होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। नादिर कर ले फिर। जॉइंट अपोजिशन की एक सिमत नजर आ रही थी कि लॉन्ग मार्च होगा, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक होगी, इस्तीफे दिए जाएंगे। अब पीडीएम टूटने के बाद अब अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं? और मरीम नवाज से क्या आपका राब्ता है? कुछ जॉइंट अपोजिशन जहाँ तक देखो, मैं दूसरे जमातों के बारे में कम बात करना चाहूँगा, अपना जमात के बारे में बता सकता हूँ कि पीडीएम के बनने से पहले, पीडीएम के बनते हुए, पीडीएम में जब हम थे और पीडीएम से जब हम निकले, हमारा स्टांस में एक कंसिस्टेंसी रहा है, हमारा पॉलिसी में एक क्लैरिटी रहा है कि हम जानते हैं कि जमहूरी पार्लिमानी तरीके से हम कैसा इस हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर पंजाब और वफाक समेत इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनका हुकूमत को भी ख़त्म कर सकते हैं। और जबकि हमारे जो अपोजिशन में दोस्त हैं उनका ना क्लैरिटी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है कि किस तरीके से वो इस हुकूमत को
عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ساتھ تھے میرا وہی پیغام تھا، آج بھی میرا وہی پیغام ہے کہ پارلیمانی طریقہ کار اپنایا جائے۔ ہم نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکست دلوایا تھا۔ ہم مل کے کام کریں تو پنجاب میں ہم بجدار کو بگا سکتے ہیں، وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، اور عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے۔ اگر کسی وجہ سے ناجائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے، اس کرسی پر بیٹھا ہے، مگر اب وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کرے، اور اس قسم کے بچکانتا حرکتیں نہ ہو۔ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلیئر بال ٹیمپرنگ کرے اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے، پوری دنیا دیکھ رہا تھا، اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے بارشیں ہوئی تھی، آپ نے ایک بیان دیا، وزیر اعظم اس پر مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے، کیا کہیں گے پچھلے دن جو اسلام آباد میں بارش آئی اور اسلام آباد پوری سیکٹر ڈوبے، 2 سے 3 کی جانیں چلی گئی، کیا کہیں گے ساری صورتحال؟ دیکھو، میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ثانیہ تھا، اور جو اس علاقے میں اسلام آباد کے لوگ رہتے ہیں، جو 2 شخص فوت ہوئے، جن کی کاروبار تباہ ہوا، جن کا پراپرٹی تباہ ہوا، جن کو نقصان ہوا، وہ آج تک ان سب کچھ کو بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب حکومت کو یقین آئے گا کہ چاہے سندھ میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے یہاں ہو، اس قسم کے برسات کے بعد، اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے، مگر جو سب سے افسوسناک بات ہے، سب سے افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، سب سے افسوس بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ بارش ہوا تھا، تاریخی بارش، تاریخی مانسونز اور فلڈز ہمارا اربن سینٹرز میں، دیہاتوں میں لوگوں کا فصل تباہ، لوگوں کو کاروبار تباہ، لوگوں کا دکان تباہ، لوگوں کا مکان تباہ، اور خان صاحب نے 1 روپیہ بھی نہیں دلوایا۔ آج بھی اسلام آباد میں اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، آپ سب نے اپنے ٹیلی ویژن سکرینز میں دکھائے ہوں گے، مجھے نہیں نظر آیا کہ وہاں کا پی ٹی آئی کا ایم این اے، وہاں کے پی ٹی آئی کے وزیر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہمارا سندھ میں جہاں بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، میرا پورا کا پورا ٹیم، میرے پورے کے پورے وزیر، پورا کا پورا حکومت پہنچتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ وفاق کے وسائل ہوتے تو جیسے ہم نے وطن کا بانٹا تھا سپر فلڈز میں، جیسے ہم نے آئی ڈی پیز کا خیال رکھا، ہم کبھی بھی عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے، مگر خان صاحب نے مسلسل یہی کیا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات سے نقصان ہوا ہے وہاں عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا گیا۔ یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے آج فواد چودھری نے جو ایک دی ہے، مقامی حکومت جس کا سیاسی اٹیک کی تیاری کر رہی ہے، آج ہی کراچی میں ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے کورونا ویکسین کے بعد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ویکسین کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ڈیتھ ہوئی ہے، اور پھر کیا حکومت کی جو خامیاں ہیں پیپلز پارٹی ان کو بھی لسٹ کر رہی ہے کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے، یا صرف سیاسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی امپارشل آبزرور اگر دیکھے اور انالیسس کرے تو کم وسائل کے باوجود اور اس قسم کا پریشر کے ہونے کے باوجود ہم نے کافی مسائل دور کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مسئلے رہتے ہیں، اس کا مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہی نکال سکتے ہیں، کوئی اور سیاسی جماعت نہیں نکال سکتا۔ جہاں تک کرونا کا
बात है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये इस हुकूमत का नॉन सीरियसनेस और आपको दिखाती हैं, ये दिखाता है आपको कि ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। वो अगर हमारे पॉलिसी पे, हमारा जगह पे वो मुतमिन नहीं है तो वो एटलीस्ट वो चुप रहते। वो इस तरीके से हमारे अवाम जो मुश्किल में हैं उन पे ताना नहीं निकालते। वो इस मुश्किल में जो लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश करते। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें सोशल सेफ्टी का प्रोटेक्शन के पैकेजेस दिलवाते, मगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो जो भी अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये सिलसिला नाकाम होता, अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है और बहुत ही बुरा पैगाम भेजते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है। जब लाहौर में कर्फ्यू लगता है, जब लाहौर में लॉकडाउन होता, अभी हाल ही में जब उन्होंने ये सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था, जब भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था, फिर यहाँ इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो रहे थे। इन्होंने लॉकडाउन करवाया, इन्होंने लाहौर में कर्फ्यू करवा दिया था। और जब हमारा कराची में, इस मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल में 30% से ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बहुत एक ख़तरनाक मर्ज़ है, मरीज़ है, बीमारी है। अब तो ये जो नया इसका वेरिएंट सामने आ चुका है वो 100% ज़्यादा इन्फेक्शस है कंपेयर टू द ओरिजिनल कोरोना वायरस। वो आपको ज़्यादा बीमार भी करवा देता है। तो वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो जितना भी कोशिश करे, सिंध का अवाम उनको भरपूर जवाब दे। आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ। चेयरमैन साहब ये बताइए कि 1 जुलाई को पार्लियामेंट कौमी सलाह का इजलास हुआ, उसमें तय ये हुआ था कि ईद से पहले यानी 2 हफ्ते बाद से इस तरह का कोई ऐसा इजलास होगा। 8 घंटे वो इजलास था। उसके बाद ब्रीफिंग के बाद जिस तरह हम हुकूमत का जो काम देख रहे थे उसमें अफगान इशू को बजाय कुछ बेहतर करने में मजीद खराब हुई। एक दूसरा ये कि इस कमेटी के अंदर एक मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ थे, उन्होंने फिर कहा कि अब जो है वो मेरे तमाम जो हैं सियासी क़यादत है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो क्या ये जो इजलास था वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए था या जो अफगान इशू था उसको? मेरा नहीं ख्याल, एज इन आई डोंट नो व्हाट ख्वाजा आसिफ साहब इज़ रेफरिंग टू। वो इजलास अफगान के पूरा नेशनल सिक्योरिटी का सिचुएशन के ऊपर था। और जहाँ तक इस इशू की बात है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी रहा। हमारा एक ही मौक़िफ़ जो 2007 में था आज भी है और आप सबके सामने है। दूसरे लोगों के मौक़िफ़ में जैसे आज कन्फ्यूजन है वैसे कल कन्फ्यूजन था, और मुझे नहीं पता कि आने वाले कल का कन्फ्यूजन क्या होगा। लेकिन मेरा तजवीज़ ये होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम के सामने अगर क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करें तो वो जमहूरियत के लिए और मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। और ये सब कुछ जो हमारे सामने हो रहा है ये पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, अब तीसरी दफ़ा हो रहा है। सबको तारीख़ से सीखना चाहिए, तारीख़ को दोहराने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। और हमें तरक्की पसंद क़ुव्वतों के साथ अपने इजहार करना चाहिए। हमें दहशतगर्दों को
जो जुल्म और जबर की बुनियाद पे अपने मैसेज को आगे लेके चाहते हैं, उनका मज़ाहमत करना चाहिए, उनको रद्द करना चाहिए और तैयारी पर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सोच आने वाला है उसका हम जो बयानिया तैयार करना पड़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए, वो क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इस पूरे खित्ते के नौजवानों को एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव अल्टरनेटिव दिलवा सकते हैं एज अपोज टू द फोर्सेस जो बॉर्डर के उस तरफ अपने दहशतगर्दी और वायलेंस की बुनियाद पे अपना स्कोप एक्सपैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी इस इशू की वजह से बहुत ही नुकसान उठाया है और अब भी वो ख़तरात हैं अगर हम होश के नाखून ना लें। सरदार शिराज गवर्नर मैं समझता हूँ कि ये झूठ ही होगा, बिकॉज ना सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका मीटिंग्स तो होते रहते हैं और वो वही डाटा देखते हैं जो हम देखते हैं, और जिस ख़तरनाक तेज़ी के साथ ख़ास तौर पे कराची में इस बीमारी की इजाफ़ा हो रहा था, वो ना सिर्फ that's not only exclusively to the सिंध गवर्नमेंट, सारे जो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें हैं, उनके सामने ये डाटा है। इनको पता था कि हमें इस किस्म की सख्ती या सिंध हुकूमत को इस किस्म का सख्ती अपनाना पड़ेगा। ये जानते हुए अपनी सियासी वजूहात की वजह से इंसानों के सेहत और जानों के साथ खेला जा रहा है और उन्होंने प्रीएम्प्टिवली मुखालफत शुरू किया। तो अब मैं साफ बताना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कराची में भारत वाला सिचुएशन सामने आता है तो आप मेरे गवाह हो। मैं पहले से कह चुका हूँ कि इमरान खान और इस किस्म के वज़ीर ज़िम्मेदार होंगे, मैं उनको पकड़ूंगा, आप भी उनको पकड़ें। बस आपसे क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है 2023 में होने जा रहे हैं या उससे पहले हो सकते हैं, और उन इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने की पीपल्स पार्टी का क्या? देखो, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, मैं समझता हूँ कि हमारा कोशिश होगा कि अवाम को जितना जल्दी इस नालायक, नाअहल और नाजायज़ हुकूमत से निजात दिलाया जा सके वो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर करने को तैयार है। जैसे ही बाकी अपोजिशन एक पेज पे आ जाते हैं कि हमें इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना है, तो इनका हुकूमत चला गया और नया इलेक्शंस तो फिर होना ही होना है। जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शंस की बात है, उस पे जो भी लेजिस्लेटिव एफर्ट्स रहे हैं माजी में, अब वो पीपल्स पार्टी ने लीड किए हैं। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ही ये दानली को बुनियाद रखा गया पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर, साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हो। उसमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स अपनी जगह, बहुत से तरीक़ेकार हैं कि हम बेहतरी ले आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम किरदार है, जब से सबसे अहम रिफॉर्म की ज़रूरत होगा, वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शंस में मुदाखलत को रोकना, ताकि आगे जाके कोई ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि किसी और ने इंटरफेयर किया है पाकिस्तान के इलेक्शंस में। पाकिस्तान के इलेक्शंस के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए। आखिरी फीमेल रिपोर्टर है तो अब एक तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम नहीं समझते हैं कि जुल्म और जबर की बुनियाद पे इस्लाम का पैगाम ही ये नहीं है। और हमने हमेशा इन चीज़ों के ख़िलाफ़ और जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ जुल्म होता है, ना सिर्फ आवाज़ उठाई है, उनके लिए पनाह बना है, उनके मुश्किल से निकालने की कोशिश की है। और जहाँ तक फोर्स कन्वर्जन के इशू हैं, इसलिए कि सिंध हुकूमत
इंसानियत की बुनियाद पे हमेशा मज़लूम के साथ देती है। आपके यहाँ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट भी होते हैं, और ये बात तो मानने पड़ेगा कि सिंध में सबसे ज़्यादा हिंदू पाकिस्तानीज़ का तादाद है, तो ऑब्वियसली फिर जो इंसिडेंट्स उनके साथ होंगे वो सबसे ज़्यादा हमारा सूबा के साथ ताल्लुक़ रखेंगे। मगर आपने ये भी साथ देखना है कि जब भी जुल्म होता है, जब भी जबर होता है, तो वहाँ के सूबाई रियासत, सूबाई हुकूमत किसके साथ खड़ा होता है? क्या वो खड़ा होता है जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ या मज़लूम के साथ खड़े होते हैं? मैं समझता हूँ कि सिंध में मेरे वज़ीर, मेरे नुमाइंदे हमेशा पहुँचते हैं उनके पास जो मज़लूम हैं। इवन रिसेंटली एक केस जो सोशल मीडिया पे और हर जगह सामने आया था, और उस पे एक्शन लिया गया। उस औरत को न ख़ानदान के साथ अपने पेरेंट्स को पास वापस भेजा गया, और हमने केसेस फ़ाइल किए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, मुख्तलिफ़ केसेस हमने फ़ाइल किए हैं उस आदमी के ख़िलाफ़। तो ऑब्वियसली नथिंग इज़ परफेक्ट, मगर हमारा कोशिश, हमारा नियत कानून के अंदर रहते हुए हम हमेशा मज़लूम के साथ देते हैं और इन चीज़ों को डिस्करेज करते हैं। सर रावत साहब ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो हम तहरीक अहमियत कामयाब कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ क्या दोबारा आप इनिशिएट करेंगे बातचीत? एक दफ़ा से वो जो ब्रेक थ्रू, जो डेडलॉक आया उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सके? और सर मैं तो बड़ा अच्छा नीयत के साथ उनके साथ, सही नीयत के साथ उनके साथ इंगेज किया भी था। 2-3 साल मैंने इसी चीज़ पे लगाया, और जहाँ वहाँ उतना क्लैरिटी है ही नहीं, वहाँ इतना कन्फ्यूजन है, तो बहुत मुश्किल होता है कि जब इतना कन्फ्यूजन हो कि दूसरी जमातों भी इस कन्फ्यूजन